मॉर्निंग बच्चों हमने इससे पहली वीडियो में गृह व्यवस्था वाले चैप्टर में पढ़ा था गृह व्यवस्था की परिभाषा और गृह व्यवस्था के विभिन्न चरण, जिसमें हमारे 3 चरण थे। नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 नियंत्रण और नंबर 3 मूल्यांकन। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के उद्देश्य, कि हम घर के अंदर जो व्यवस्था करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, जिसमें आपके ये 8 हेडिंग आते हैं। नंबर 1 परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, हम जो भी कोई व्यवस्था करते हैं उसमें क्या देखते हैं कि भोजन, वस्त्र और आवास परिवार के प्रत्येक सदस्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, रुचि, लिंग, व्यवसाय और मौसम के अनुसार पौष्टिक भोजन प्रदान करना गृहिणी का परम कर्तव्य है, और भोजन रुचिकर और स्वास्थ्यप्रद भी होना आवश्यक है। ठीक है, गृहिणी को भोजन पकाने की कला में दक्ष होना चाहिए। उसे भोजन का संचय एवं संग्रह करने का भी ढंग आना चाहिए। ठीक है, भोजन पकाते समय गृहिणी को रसोई घर, बर्तन, भोजन कक्ष इनकी भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है कि वस्त्रों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए कि किस आयु में उसके जिनके लिए वस्त्र लिए जा रहे हैं उनकी आयु, मौसम, अवसर के अनुसार उसका चयन करना आवश्यक है। उनका वस्त्रों का मूल्य, डिज़ाइन, रख रखाव ये सब उसमें आना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम उसमें क्या करेंगे, घर की स्वच्छता और उसके लिए उपयोग किए जाने वाले उचित साधन की भी जानकारी होनी चाहिए। घर की व्यवस्था करते समय गृहिणी को श्रम, समय और विशेष रूप से धन का भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड आता है परिवार के सुख की व्यवस्था करना। परिवार द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार ही है। परिवार रूपी संस्था में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग, स्नेह, सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। परिवार का अर्थ केवल पति पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, उनके बाल बच्चों से भी संबंधित है। गृह व्यवस्था का उद्देश्य है कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहें। थर्ड आता है परिवार का नैतिक विकास करना। नैतिक विकास में बच्चों क्या आता है, प्रत्येक सदस्य की परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से काम करना। ठीक है, रिश्तों की मर्यादा, गरिमा का ध्यान रखते हुए उसमें अदम्य साहस, उत्साह, सहनशीलता इन गुणों का भी होना आवश्यक है। इन गुणों के बलबूते पर ही वह समय समय पर आने वाली जो विषम परिस्थितियां होती हैं, सुख दुख होते हैं, लाभ हानि है, उनका धैर्यपूर्वक सामना करके गृह स्वामिनी पद की मर्यादा को बनाए रख सकती है। ठीक है, और फिर आता है पारिवारिक वातावरण को स्नेहिल और सौहार्दपूर्ण बनाना। कैसे बना सकते हैं, जब क्या होगा, एक स्वस्थ गृहिणी ही प्रफुल्ल मन से गृह कार्यों को संपादित कर सकती है। स्वस्थ गृहिणी क्यों कहा है मैंने, अगर गृहिणी के अंदर सारी चीज़ की गुण होंगे, उसमें वह अपने आप स्वयं स्नेह दिल होगी, ठीक है, सौहार्दपूर्ण उसका वातावरण होगा, तो ही वह स्वस्थ रह सकती है। और स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ गृहिणी होगी तो प्रफुल्ल मन से, खुशी मन से अपने परिवार को अपने जो परिवार में कार्य होते हैं उनको संपादित करते हुए सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी, और इससे परिवार के क्या अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य की ओर भी पर्याप्त रूप से सजग रहेगी, और स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित हो सकता है। नंबर 5 समय का सदुपयोग एवं मनोरंजन का प्रबंध करना। गृह कार्यों को संपन्न करने के पश्चात भी गृहिणी के पास कुछ समय अवश्य बच जाता ही है। वो एक कुशल महिला इस अमूल्य समय को इधर उधर बैठकर, ठीक है, इधर उधर बैठकर बेकार के वार्तालाप करने में ही व्यतीत नहीं करती, बल्कि उस समय वह सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या अन्य कार्य करके परिवार की आय में भी भरपूर सहयोग देती है। इसके अतिरिक्त क्या है, आय से
जो अतिरिक्त आय हुई वह उससे स्वयं के और परिवार के सदस्यों के रहन सहन, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में सहायक होती है। इन कार्यों को करने से समय के सदुपयोग के साथ साथ उसको मानसिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है और अपने खाली समय का सदुपयोग के साथ साथ उसके जो वह अपने खाली समय में वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार के मनोरंजन के व्यवस्था भी कर सकती है। नंबर 6 आता है गृहिणी द्वारा आय व्यय का संतुलन बनाए रखना। आय व्यय का संतुलन कैसे कि गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृह गणित में निपुण हो जाने के कारण गृहिणी परिवार की आय और व्यय में बड़ी सूझबूझ से संतुलन बनाए रखती है। ठीक है बच्चों, आप जानते ही हो सारा घर का जो खर्चा होता है वह गृहिणी ही करती है। कहीं पे सब्जी लेनी है या कोई वस्त्र आना है या किसी भी तरह का कोई सामान घर में आपके यूज़ होना है तो वह सब गृहिणी लाती है, मीन्स उसकी व्यवस्था करती है। तो क्या है, अगर उनको हिसाब नहीं आएगा तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए गृहिणी को आय व्यय का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है और इसके अंतर्गत क्या है, उसको बजट का भी ध्यान करना आवश्यक है कि बजट कितने होते हैं प्रकार के, कौन सा बजट हमारे लिए उपयोगी होता है और हमें किस तरह से बचत करके अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए कैसे बचत करनी चाहिए। ये सब हम कैसे करेंगे, जब हमारी कोई व्यवस्था ठीक बनी होगी घर की। फिर आता है गृहिणी को दक्ष एवं कार्यकुशल होना। दक्ष कार्यकुशल कैसा, अगर वह अपने हर काम में कुशल होगी तो उसे किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी और वह कितना धन भी उसमें अपना बचा सकती है। ठीक है, अगर वह कार्य स्वयं करती है, सब चीज़ अपने आप करती है तो काफ़ी धन की बचत उसको हो जाती है और एक आत्मसंतुष्टि भी अलग से हमें मिलती है। फिर आता है पारिवारिक स्तर को ऊंचा उन्नत बनाने का प्रयास करना। जैसे एक कुशल गृहिणी आप जानते हो सदैव इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करती है कि वह पारिवारिक आय का उचित व्यय करते हुए पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। प्रत्येक परिवार में सीमित साधन और सीमित आय होती है, लेकिन परिवार के सदस्य की इच्छाएं असीमित होती है। ठीक है, आप जानते ही हो कि जो आय है वो तो एक ही है घर के अंदर, लेकिन जब हमारे खर्चे होते हैं तो वो तो सब व्यक्तियों के जितने सदस्य हैं उनके सबके अलग अलग होते हैं। इसको वह कैसे मैनेज करती है, कैसे उसकी व्यवस्था करेगी, तो ये प्रयास उसमें रहता है और इस गृह व्यवस्था गृहिणी को पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाए रखने के लिए भी प्रेरित करती है। इसके बाद आता है बच्चों आपका गृह व्यवस्था के सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है, नंबर 1 गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। सफल गृह प्रबंध और कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। भोजन, वस्त्र, आवास का परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए उचित प्रबंध होने से उनको सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात गृहिणी के लिए परिवार के सदस्यों की रुचियों, आरामदेह आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृहिणी को घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। अतः उसे परिवार के सदस्यों को उनकी रुचि, स्वास्थ्य, क्षमता, आयु के अनुसार ही कार्य का दायित्व सौंपना चाहिए। ठीक है, मीन्स क्या है कि आप जैसे कोई काम उन्होंने परिवार के हर सदस्य को सौंप दिया गया, उसको उसकी रुचि के अनुसार ही काम मिलना चाहिए। फिर आता है गृह अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में क्या है कि एक गृहिणी क्या होता है, सीमित परिवार आय को ध्यान में रखकर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी अनिवार्यता के आधार पर कर सकती है। इसी प्रकार की व्यवस्था के लिए पारिवारिक बजट का सिद्धांत अत्यंत लाभकारी होता है और पारिवारिक बजट बना लेने से आय व्यय में संतुलन तो रहता ही है, साथ ही प्रति माह कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। बचत के धन को उचित माध्यम से निवेश किया जा सकता है और क्या होगा फिर, ताकि विनियोजित धन का अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सके।
ठीक है, मीन्स वो बचत करके उनको सेविंग भी उसकी कहीं आप बैंक वगैरह में भी सेव करके उसका लाभ ले सकते हैं। नंबर 3 आता है श्रम, धन व समय की बचत का सिद्धांत। इसमें क्या है कि श्रम क्या होता है, मेहनत, धन पैसा, और समय समय आप जानते ही हैं। अब इसमें कैसे सिद्धांत क्या दिया है कि गृह व्यवस्था में कि गृहिणी में कुछ कार्य कुशलता और सूझबूझ जैसे गुणों का समावेश होना आवश्यक है, लेकिन इस सिद्धांत का लाभ गृहिणी तभी उठा सकती है जब उसे कार्य को करने की सही विधि और उसे संपन्न करने के लिए अपेक्षित समय और अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता का पर्याप्त ज्ञान हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम जब रास्ते पर चल रहे होते हैं, एक रास्ता तो आप कहते हो ना शॉर्टकट है, यहाँ से चलेंगे हम, एक कहते हो नहीं मैं तो लंबे रास्ते से ही जाऊंगी, सड़क बिल्कुल मेन रोड से जाऊंगी, तो क्या होता है, लेकिन आप पहुँचे क्या है, शॉर्टकट वाले से जल्दी आ गए, और लॉन्ग जो आपने बड़ा रास्ता चुना तो आप देर में ही पहुँचेंगे। क्या हुआ कि आपकी उसमें समय भी लगा और श्रम भी लगा। ठीक है, इसी तरह घर के कई कार्य होते हैं, आप हो सकता है एक साइड से खड़े हैं टेबल के और दूसरी साइड आपको कोई चीज़ उठानी है, तो आप हो सकता है उस टेबल के ऊपर से ही हाथ अपना करके वो चीज़ उठा सके। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उस टेबल के साइड से घूमकर दूसरी साइड जाएं और तब वहाँ से चीज़ उठाकर वो सामान उठाकर अपनी उसी जगह पर लाएं। तो इसमें आपको ये तय करना होगा कि आप कितने समय और श्रम के यूज़ करके अपने उस कार्य को करते हैं। फिर आता है नंबर 4 श्रम, विश्राम व मनोरंजन का सिद्धांत। गृह कार्य संपन्न करने के पश्चात गृहिणी स्वयं को एक मानसिक व शारीरिक रूप से शांत महसूस करने लगती है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है। थोड़े से विश्राम करके आपने देखा होगा कि वह फिर से उसी ऊर्जा, स्फूर्ति और रुचि के साथ शेष कार्य को निपटाने में सफल होती है। कई मनोरंजन के साधन हैं, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, संगीत, धार्मिक प्रवचन, कोई बागवानी कर ली, ठीक है, इस तरह के कार्य हैं। या अवकाश के समय में कहीं आप मनोरंजन के लिए घूमने चली गई, इस तरह के विश्राम मनोरंजन के साधन हैं जिनको आप व्यवस्थित उसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे देखो इसमें दिया है गृह व्यवस्था के साधन। साधन में जैसे 3 साधन होते हैं, भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। भौतिक साधन में कैसे हैं कि घर की बनावट व उपयुक्त स्थिति, ठीक है, पारिवारिक आय, आधुनिक यंत्र एवं उपकरण, इन सब का यूज़ करके हम अपने धन, श्रम और समय की बचत कर सकते हैं। फिर आता है मानवीय साधन कौन से होते हैं, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उन सदस्यों की रुचि किस किस काम में है और व्यवहार उनका, मनोवृत्ति, उनको कितना ज्ञान है और वे कितने कार्य करने में प्रवीण हैं, कुशल हैं, ये सब उनका देख लिया जाता है और उनको उनके अकॉर्डिंग ही हम काम दे सकते हैं। तो ये हुआ मानवीय साधन। फिर आता है सार्वजनिक साधन। इसमें विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, डाकघर, बीमा निगम आदि, यातायात के साधन, धार्मिक स्थल, विद्युत, टेलीफोन, इनसे संबंधित जो भी होते हैं वहाँ पर हम इसमें जो कार्य करते हैं वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं हैं, रोग निदान के लिए चिकित्सालय हैं, ये सब क्या है कि इनके ज्ञान के अभाव में बहुत से परिवार इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाते और उनकी गृह कार्य व्यवस्था चरमराने लगती है। अतः परिवार के सदस्यों को इन सामाजिक और सार्वजनिक संस्थाओं की भी पर्याप्त जानकारी लेनी आवश्यक है, तभी हम उसमें अच्छे से व्यवस्था अपने परिवार की, गृह की कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आपका जो गृह व्यवस्था के उद्देश्य थे और गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं और गृह व्यवस्था के साधन, ये 3 हेडिंग्स आज इसमें हमने कवर किए हैं वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं हम कि क्या इसमें आपको आगे का लेकर चलेंगे। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप
पूछ सकते हैं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप चाहो तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू।